नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर से। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, और वो विषय है सिलिकॉन वैली बैंक क्रश। सिलिकॉन वैली बैंक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 16वां बड़ा बैंक था। ये बैंक वर्तमान में क्रश हो चुका है, अर्थात ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इस बैंक ने काम करना बंद कर दिया। हम देखेंगे कि ये बैंक क्यों क्रश हुआ और सिलिकॉन वैली बैंक के क्रश होने का कितना इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा और इसका क्या कोई इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पर भी दिखाई देगा। तो इन सब सवालों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे टॉपिक को बहुत आसान बनाकर आपको इस टॉपिक को समझाया जा सके। चलिए चलते हैं, सिलिकॉन वैली बैंक क्रश समझने की कोशिश करते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक क्रश को समझने के पहले आपको बैंकिंग से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि बैंकिंग से जुड़ी वो टर्मिनोलॉजी जो इस पूरे लेक्चर के दौरान इस्तेमाल होने वाली है, उन टर्मिनोलॉजी से आपको यूज टू कराने की कोशिश करूँ। सबसे पहले आप लोगो देख रहे हैं, ये सिलिकॉन वैली बैंक का लोगो है। अमेरिका का 16वां बड़ा बैंक था सिलिकॉन वैली। 1983 में बैंक स्थापित हुआ था। इस बैंक का जो फंक्शन था वो बेसिकली जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता था, अर्थात ऐसे स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्टार्टअप का मतलब है एक नई योजना पर जो है हमने कोई प्रतिष्ठान चालू किया है, एक नए आइडिया पे हमने कोई प्रतिष्ठान चालू किया, उसको स्टार्टअप कहा जाता है। टेक स्टार्टअप को ये बैंक जो है वो फंडिंग करता था, लोन देता था। सिलिकॉन वैली नाम से स्पष्ट हो जाता है कि सिलिकॉन वैली बेसिकली आईटी के लिए फेमस है और ये बैंक सिलिकॉन वैली में स्थापित था, तो ऑब्वियसली ये टेक स्टार्टअप्स को ज़्यादा सपोर्ट करता होगा। इसके अलावा एक और बैंक का फंक्शन यूएस में रोक दिया गया है, ये दूसरा बैंक है सिग्नेचर बैंक। इसके बाद और भी यूएस के कुछ बैंक पर संकट देखा गया। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट सामने आई और उसने इस संकट से निकलने के कुछ प्रयास किए और जिन बैंकों में इस तरीके की समस्याएं थी उन बैंकों में उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए ताकि इस क्राइसिस को रोका जा सके। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर में आने वाली ये क्राइसिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पहली क्राइसिस नहीं है। हमने देखा है कि 2008 में भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस प्रकार की क्राइसिस आ चुकी है। उस क्राइसिस के आने का कारण एक रियल एस्टेट बबल था। उस क्राइसिस के दौरान ये हुआ था कि जो बैंक थे उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन लोगों को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दे दिए थे। बाद में लोग उन लोन्स को वापस नहीं कर पाए और बहुत बड़ी मात्रा में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेल होने के लिए मार्केट में आ गई, जिनकी वो वैल्यू बैंक को नहीं मिल पाई जो वास्तव में उनकी वैल्यू बैंक को मिलनी चाहिए थी, जिसके कारण बैंक को नुकसान हुआ और बैंक क्रश हो गए। जब 2008 में ये प्रॉब्लम आई थी तो इस प्रॉब्लम की चपेट में पूरी दुनिया आ गई थी। एक ग्लोबल रिसेशन का दौर आरंभ हो गया था। अब हमको ये देखना है कि क्या सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक जैसे बड़े बैंक के क्रश होने के बाद भी इस प्रकार की ग्लोबल रिसेशन का कोई दौर चालू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे पहले, और इन टर्मिनोलॉजीज के बाद हम इस पूरे बैंक क्रश की घटना को समझने की कोशिश करेंगे। तो बैंकिंग से जुड़ी हुई जो पहली टर्मिनोलॉजी हमको जाननी चाहिए इस लेक्चर के लिए वो है रेपो रेट। बेसिकली ये रेपो रेट क्या है, तो मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी टर्मिनोलॉजीज को समझाने की कोशिश करूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो हर एक देश में उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल बैंक पाया जाता है, और भारत में ये सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो सेंट्रल बैंक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है वो वहाँ का फेडरल बैंक है, यूएस फेडरल बैंक, जो वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो हम देखते हैं कि कुछ टूल्स के माध्यम से मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जाता है। मार्केट में लिक्विडिटी अर्थात पैसा, मनी, उसको एडजस्ट किया जाता है। उसको एडजस्ट करने के पीछे कारण क्या होता है, जब भी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो लिक्विडिटी बढ़ने की जो प्रक्रिया है
या लिक्विडिटी बढ़ने का जो फिनोमेना है उसको ही हम किस नाम से जानते हैं? इन्फ्लेशन। जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे, ऐसे में लोग किसी भी वस्तु को महंगे दामों पर खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे और इससे महंगाई की सिचुएशन जो है वो बढ़ जाती है। डिस्फ्लेशन ठीक इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। जब मार्केट में डिस्फ्लेशन आता है तो मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाती है और मार्केट से लिक्विडिटी कम होने के कारण लोगों के हाथ में पैसे कम होते हैं, ऐसे में वो किसी चीज़ के लिए अधिक पैसे खर्च नहीं कर सकते। तो ऐसे में गुड्स की प्राइस जो है वो कम होती है, परंतु डिफ्लेशन की स्थिति किसी देश को मंदी की ओर लेकर जाने का पहला चरण मानी जाती है। तो ना ही इन्फ्लेशन किसी देश के लिए बहुत अच्छा होता है और ना ही डिफ्लेशन किसी देश के लिए बहुत अच्छा होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान किसी भी देश का सेंट्रल बैंक इसी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी कि मार्केट में जो मनी फ्लो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। रिवर्स रेपो और रेपो ये वो टूल हैं जिनके माध्यम से मार्केट में मनी के फ्लो को एडजस्ट किया जाता है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट में कोई भी बैंक, ये एक कमर्शियल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपनी सिक्योरिटी जमा करता है और इस सिक्योरिटी को जमा करने के बदले आरबीआई इस बैंक को लोन देता है और आरबीआई बैंक से इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लेता है, यही इंटरेस्ट की दर, इसका रेट रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। और रिवर्स रेपो ठीक इसका उल्टा होता है। रिवर्स रेपो के दौरान जो बैंक होते हैं वो अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कराते हैं और आरबीआई इस पैसे के बदले में बैंक को जो ब्याज देता है उस ब्याज की दर को हम लोग रिवर्स रेपो बोलते हैं। इन दोनों का फंक्शन एक ही है, चाहे रेपो रेट को इंक्रीज किया जाए या रिवर्स रेपो को इंक्रीज किया जाए, मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है। सामान्यतः मार्केट में लिक्विडिटी को कम करने का बैंक का उद्देश्य ये होता है कि किसी भी देश में बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण किया जाए। अब देखते हैं ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो वो एक निश्चित अमाउंट होता है जो किसी भी देश के बैंक को, किसी कमर्शियल बैंक को अपना फंक्शन करने के लिए आरबीआई के पास या उस देश के सेंट्रल बैंक के पास जमा करना होता है। ये अमाउंट एक तरीके की सिक्योरिटी होता है। किसी भी समय अगर बैंक के फंक्शन में कोई समस्या आती है, वो क्रश हो जाता है, तो इस पैसे के माध्यम से बैंक में जिन लोगों ने भी अपने पैसे इकट्ठा किए थे उनके पैसे वापस किए जा सकते हैं। तो जितना भी बिजनेस बैंक करेगा उसका एक निश्चित अमाउंट उसको सेंट्रल बैंक के पास जमा करना पड़ता है और यही निश्चित अमाउंट कैश रिजर्व रेशियो के नाम से पहचाना जाता है। अमेरिका में इसी कैश रिजर्व रेशियो को फेडरल रिजर्व डिक्टेट्स के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारे यहाँ CRR है वही अमेरिका में है फेडरल रिजर्व डिक्टेट। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मैंने आपको समझा दिया। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके पास कैपिटल होता है, पैसा होता है और वो अपने पैसे को, अपने कैपिटल को किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई भी ऐसा कैपिटलिस्ट जो अपने पैसे को किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है उसको वेंचर कैपिटलिस्ट के नाम से पहचाना जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं? तो जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि मार्केट में मनी फ्लो अधिक हो गया है तो गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटी जारी कर सकती है, कुछ बॉन्ड जारी कर सकती है और उस बॉन्ड को मार्केट में सेल करके मार्केट से लिक्विडिटी को शक किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी भी इस पूरे लेक्चर में हमारे काम आएगी। तो अभी मैंने कोशिश की कि बैंकिंग से जुड़ी हुई कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी से आपका परिचय करा दिया जाए जिससे कि हम इस पूरी समस्या को समझ सकें जो है सिलिकॉन वैली बैंक क्रश। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले हम समझ लेते हैं कि किसी भी देश में रिसेशन किस प्रकार आता है और रिसेशन की रिकवरी किस प्रकार की जाती है। देखिए इकोनॉमी का जो साइकिल है वो साइकिल डिमांड एंड सप्लाई दो प्रमुख फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।
अगर किसी भी देश की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है तो उसका कारण होता है कि उस देश में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब उस देश में डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो उस देश में प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब उस देश में प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता है तो ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती है, लोगों की इनकम बढ़ती है और लोग और अधिक डिमांड करते हैं। रिसेशन की कंडीशन में ठीक इसका उल्टा होता है। जब भी किसी देश में रिसेशन आता है तो सबसे पहले वहाँ डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने के कारण प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जब प्रोडक्शन कम होता है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ की नौकरी चली जाती है, उनके पास इनकम नहीं होती, जिसके कारण वो नई डिमांड जनरेट नहीं कर पाते और पूरी इकोनॉमी का जो साइकिल है वो स्लो हो जाता है। तो यहाँ से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि जो पूरा इकोनॉमी का साइकिल है ये कैसे मूव करता है, कैसे चलता है। चलिए अब मुख्य मुद्दे की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिलिकॉन वैली बैंक कैसे क्रश हुआ। तो सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में कुछ डिटेल्स मैंने आपको दी। अब हम देखते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक कैसे क्रश हुआ। तो सिलिकॉन वैली बैंक के क्रश होने की कहानी कोविड के दौरान जो मंदी की सिचुएशन आई, या कोविड के दौरान जो एक स्पेशल सिचुएशन बन गई थी जिसमें कोई व्यक्ति काम करने के लिए बाहर नहीं निकल सकता, सभी देशों में डिमांड बहुत कम हो गई थी, जिसके कारण जो इकोनॉमी का साइकिल था वो बहुत स्लो हो गया था। तो सिलिकॉन वैली बैंक की जो क्राइसिस है ये भी इसी समय से चालू होती है। हालांकि कोविड के दौरान सिलिकॉन वैली बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, इसके उलट सिलिकॉन वैली बैंक ने इस कोविड के सिचुएशन में, रिसेशन की सिचुएशन में अधिक पैसे अर्जित किए। तो देखते हैं, जब सबसे पहले इस कोविड की कंडीशन को हमने देखा, ये कोविड की कंडीशन आई, तो उस दौरान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि जो हमारा टेक मार्केट था, जो हमारा आईटी मार्केट था, उस आईटी मार्केट में हमने बूस्ट देखा। यानी कि लोग पूरे एजुकेशन सेक्टर को ऑनलाइन लेके आ गए, दूसरे प्रमुख सेक्टर भी ऑनलाइन हो गए। इसके कारण ऐसे सारे स्टार्टअप्स जो टेक सेक्टर में काम कर रहे थे, उन स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और जो भी फ़ायदा इन स्टार्टअप्स को हुआ, इन सारे स्टार्टअप्स ने उस फायदे को सिलिकॉन वैली बैंक के पास जमा कर दिया। क्योंकि विश्व के बड़े बड़े स्टार्टअप्स के पास जो भी कैपिटल होते हैं वो उसको इस तरीके की बैंकों में जमा करना चाहते हैं जो बैंक ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो, जिस बैंक का फंक्शन सभी देशों में हो, जिस बैंक के ऊपर अलग अलग देश के लोगों को भरोसा हो। तो इस दृष्टिकोण से सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो एकदम एप्रोप्रिएट बैंक था, और बड़ी मात्रा में सिलिकॉन वैली बैंक के पास जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इस पूरी कोविड के सिचुएशन के दौरान पैसे कमाए, अपने पैसे को सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया। अब इसी का दूसरा पक्ष देखते हैं। जब ये रिसेशन की कंडीशन आई तो सभी देशों में जो इकोनॉमी का साइकिल है वो बहुत धीमा हो गया, बहुत स्लो हो गया इकोनॉमी का साइकिल। तो इसी स्लो डाउन से निकलने के लिए यूएस की गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी मात्रा में फंड को मार्केट में रिलीज किया, यानी बड़ी मात्रा में पैसे मार्केट में डाले गए, जिससे जो इकोनॉमी का साइकिल रुक गया था वो साइकिल पुनः चालू हो जाए। क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत कम हो गई थी, और जब डिमांड कम हो गई थी तो धीरे धीरे हम रिसेशन की ओर जा रहे थे। डिमांड कम होने के कारण प्रोडक्शन कम हो गया था, और जैसे ही प्रोडक्शन गिरा तो लोगों की नौकरियां जाने लगी, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो उन पैसों को वो आगे इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे और डिमांड नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट ने मार्केट में पैसे डाले। आप इसी समय देखते हैं कि भारत की सरकारों ने भी कई ऐसी स्कीम्स चलाई जिनके माध्यम से मार्केट में पैसा डाला जा सके। जितने भी बैंक्स थे, हमारा जो सेंट्रल बैंक था उसने अपने CRR को कम कर दिया, रेपो को कम कर दिया, रिवर्स रेपो को भी कम कर दिया। तो इस सिचुएशन ने मार्केट को बूस्ट किया। मार्केट में जो इकोनॉमी साइकिल रुक गया था वो साइकिल पुनः तेजी से चालू हो गया। परंतु इतना सारा पैसा मार्केट में रिलीज होने के कारण अब एक एडवर्स सिचुएशन बन गई, और इस एडवर्स सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। यानी अब मार्केट में एक इन्फ्लेशन की कंडीशन बन गई, यानी मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण महंगाई बढ़ गई। न केवल भारत में
बल्कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी इस प्रकार की सिचुएशन पैदा हो गई कि लगातार वहाँ महंगाई बढ़ रही थी। और इस पूरी सिचुएशन को बूस्ट किया रूस यूक्रेन वॉर ने। तो हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस फूड ग्रेन के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। जब फूड ग्रेन इन क्षेत्रों से यूरोप और अमेरिका के क्षेत्रों में जाने बंद हो गए तो यहाँ पर सामान की कमी महसूस हुई, और दूसरा इन्फ्लेशन यहाँ पहले से था, जिसके कारण महंगाई तेजी से शूट हुई। बहुत ज़्यादा महंगाई यूनाइटेड स्टेट में उस समय देखी गई, और इस महंगाई से बचने के लिए यूनाइटेड स्टेट के फेडरल बैंक ने ये फैसला किया कि वो मार्केट से लिक्विडिटी को शक करेंगे, यानी मार्केट से लिक्विडिटी को कम करेंगे। और इन सब के लिए उन्होंने फेडरल रिजर्व डिक्टेट्स को बढ़ा दिया। पहले जो उनका फेडरल रिजर्व डिक्टेट 0.5% पे होता था, उसको बढ़ाकर 5% से अधिक कर दिया गया, जिससे तेजी से मार्केट में जो लिक्विडिटी थी उस सारी लिक्विडिटी को शक करने की कोशिश की गई। अब इसी समय जो सिलिकॉन वैली बैंक था उसने अपने बहुत सारे पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को ढूंढना शुरू किया, परंतु इस दौरान सिलिकॉन वैली बैंक को कोई ऐसा बड़ा माध्यम नहीं मिला जिससे वो अपने पैसे इन्वेस्ट करके फ़ायदा कमा सके। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने लगभग 55% अमाउंट को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने का मन बनाया। सिलिकॉन वैली बैंक ने लगभग 10 वर्षों के लिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को परचेज कर लिया। अब सिलिकॉन वैली बैंक को इस परचेज सिक्योरिटी से फायदा तब मिलता जब वो लॉन्ग टर्म यानी 10 वर्षों तक अपनी सिक्योरिटी को बैंक में जमा रखता। परंतु मार्केट की सिचुएशन इस प्रकार बदली कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई, और जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी कम हुई, सिलिकॉन वैली बैंक के जो भी कस्टमर थे यानी जो स्टार्टअप थे उनके पास पैसे की कमी हो गई। इसका कारण था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा फेडरल रिजर्व डिक्टेट्स को तेजी से बढ़ाना, जिससे बैंकों के पास लिक्विडिटी का कम होना और मार्केट में पैसे कम होना। तो जैसे ही सिलिकॉन वैली बैंक के कस्टमर्स ने बैंक से अपने पैसे मांगने चालू किए तो सिलिकॉन वैली बैंक के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि इसके पास उन्हें देने के लिए बड़ी मात्रा में अमाउंट नहीं था, क्योंकि इसने अपने पूरे कैपिटल का लगभग 55% अमाउंट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया था। अब सिलिकॉन वैली बैंक के पास केवल एक चारा बचा कि यदि उसको अपने कस्टमर्स को पैसे वापस करने हैं तो उसे मार्केट में अब जो सिक्योरिटीज़ उसके पास गवर्नमेंट की थी उन सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने फैसला किया कि ये 55% सिक्योरिटी की कुछ मात्रा को वो मार्केट में बेचेंगे। परंतु जैसे ही ये खबर निकल के मार्केट में आई तो जितने भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक में अपने पैसे जमा कराए हुए थे वो घबरा गए। यूएस में एक नियम है जिसके अनुसार किसी भी बैंक में अगर आप पैसे जमा करते हैं तो उन पैसों में केवल आपका $2.5 लाख का जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस मिलता है। मतलब अगर कोई बैंक डूब गया तो $2.5 लाख तक जो आपने बैंक में जमा किए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। भारत में ये राशि 5 लाख रुपए की है। तो ऐसे सारे बैंक के कस्टमर जिन्होंने बैंक में $2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था वो इस सिचुएशन से घबरा गए और उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक से अपने पैसे विड्रॉ करने चालू कर दिए, जिससे एक बैंक रन की सिचुएशन बन गई और सिलिकॉन वैली बैंक क्रश हो गया। साथ में जो सिक्योरिटीज़ सिलिकॉन वैली बैंक ने मार्केट में सेल की उसमें जो यील्ड अर्थात प्रॉफिट सिलिकॉन वैली बैंक को मिलना था वो बहुत कम मिला, क्योंकि
सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने जो डिपॉजिट, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, उनका एक 10 साल का ड्यूरेशन था, उसके पहले ही इस सिक्योरिटी को सेल किया। इसलिए सिलिकॉन वैली को वो फायदा नहीं हुआ, वो लाभ नहीं हुआ जो सिलिकॉन वैली बैंक को आगे जाकर मिलने वाला था। तो एक तरफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में घाटा और दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में इन्वेस्टर्स का अपने पैसे बैंक से वापस मांगना बैंक के क्रश होने का कारण बना। ये सिचुएशन एक बड़ा बैंक, यानी ये पूरे यूएस का 16वां बड़ा बैंक था, इस बैंक के क्रश होने के बाद इसी प्रकार की सिचुएशन दूसरे बैंक में भी बनने लग गई। इसमें एक सिग्नेचर बैंक जो इसी प्रकार की सिचुएशन से जूझ रहा था, परंतु इस समय यूएस गवर्नमेंट भी थोड़ी सचेत हो गई थी और यूएस गवर्नमेंट को अपनी 2008 में की गई गलतियां याद आ रही थी, तो उसने इस क्राइसिस में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। 2008 में गवर्नमेंट ने बैंक क्राइसिस में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, परंतु इस बार इस क्राइसिस में फेडरल बैंक ने हस्तक्षेप किया और उसने सिग्नेचर बैंक के सारे फंक्शन को बंद कर दिया। और इसके साथ आप जानते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जनता के सामने आए और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन भी लोगों ने बैंक के पास अपने अमाउंट जमा किए हैं उनको किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि ये मंदी की सिचुएशन क्या है, कैसे आई, क्यों ये बैंक क्रश हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में जो बैंक क्रश हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट किस सीमा तक ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा और क्या भारत भी इस बैंक क्रश की समस्या से परेशान होगा। देखिए, यूएस में जो बैंक क्रश हो रहे हैं उसमें अधिकांश पैसा स्टार्टअप्स का लगा हुआ था। भारत के ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स नहीं हैं जिन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक पर डायरेक्ट कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो या पैसा लगाया हो। 2-3 पेटीएम और कुछ 2-4 और स्टार्टअप हैं जिनका पैसा इस सिलिकॉन वैली बैंक में है, जो भारत में इकोनॉमी के बहुत बड़े हिस्से को लीड नहीं करते, यानी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट उनके पास नहीं है। तो ऐसे में भारत की इकोनॉमी पर डायरेक्ट इसका कोई असर दिखने को हमको शायद न मिले। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही है कि इस पूरी बैंक क्राइसिस का डायरेक्ट कोई इफेक्ट हमको इंडियन इकोनॉमी पर देखने नहीं मिलेगा, परंतु हो सकता है कि इस पूरी क्राइसिस का इफेक्ट यूरोप की इकोनॉमी पर पड़े, क्योंकि यूरोप के बैंक सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट के बैंक से सीधे कनेक्टेड हैं। और अभी आप यूरोप के न्यूज़पेपर्स देखेंगे या अमेरिका के न्यूज़पेपर्स देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट दिखाई देगा कि इस पूरी क्राइसिस का जो उत्तरदायित्व है ये सारा का सारा यूरोपियन पेपर्स अमेरिकन जो फेडरल बैंक है, अमेरिकन मैनेजमेंट है, इसके ऊपर डालना चाहते हैं, इसके ऊपर डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो अमेरिका का फेडरल बैंक है, अमेरिका की जो इकोनॉमी पॉलिसी है वो इतनी सक्षम और इतनी अच्छी नहीं थी इस प्रकार की बैंक क्राइसिस को मैनेज कर पाए। निश्चित रूप से इस बैंक क्राइसिस का इफेक्ट यूएस के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ पर भी पड़ेगा और हो सकता है कि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ के बाद इसका कुछ प्रभाव भारत और चीन जैसी इकोनॉमी पर भी दिखाई दे, परंतु ये बहुत डीप इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये तो हमने चर्चा कर ली इस बैंक क्रश की और बैंक क्रश के दौरान इसका इम्पैक्ट यूरोप, ग्लोबली और एशिया के देशों पर क्या होगा। इसके साथ ही हम इस पूरे लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं, परंतु इस पूरी सिचुएशन पर हम दृष्टि बनाए रखेंगे और अगर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट इस सिचुएशन पर होता है जो आपके जीएस के दृष्टिकोण से कुछ इम्पॉर्टेंट लगेगा तो हम पुनः उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।